हेलो गाइस, स्टडी विद आरुषि में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो भारत के प्राचीन इतिहास की छठी वीडियो है। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती। तो इसका आंसर होगा आपका पाटलिपुत्र। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निरीक्षण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीत भी अशोक के समय ही हुई थी। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई थी? ऑप्शन है जापानियों के, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा, भूटानियों के द्वारा। तो इसका आंसर होगा आपका जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोधगया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित है। किससे? लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा था। यह प्रतिमा जापान के दाइचोक्यो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। तीसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, जातक कथा, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी। तो इसका आंसर आपका है ऋग्वेद। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। चौथा प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना। तो इसका आंसर होगा आपका राजगीर। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। पांचवा प्रश्न है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। वह स्तूप स्थल कौन सा है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है? ऑप्शन है सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। तो इसका आंसर होगा आपका सांची। बोधगया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ आपका धर्मचक्र प्रवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? निम्न में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन है गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर होगा आपका गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। सातवां प्रश्न है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया आधारित है। किस पर आधारित है? ऑप्शन है दिव्यदान पर, ललित विस्तार पर, सूत पिटक पर, अभिधम्म पिटक पर। तो इसका आंसर आपका होगा ललित विस्तार पर। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1889 ईस्वी में लंदन में किया गया था। कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। आठवां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान
किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन। तो इसका आंसर आपका है कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया था। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया था तथा उनकी पूजा की जाने लगी थी। कौन सी शाखा में? महायान शाखा में। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। 9वां प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? ऑप्शन है गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। तो इसका आंसर होगा आपका कुषाण काल। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ था। वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। 10वां प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से। तो इसका आंसर होगा आपका गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। 11वां प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन है वज्रपाणि, मंजुश्री, पद्मपाणि, मैत्रेय। तो इसका आंसर होगा आपका पद्मपाणि। बौद्ध दर्शन में यह माना जाता है कि बौद्ध सत्यों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त होता था। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि वैदिक युगीन देवता विष्णु हैं। 12वां प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है, जो अजंता में है, एलोरा में है, बादामी में है, बाघ में है। तो इसका आंसर होगा आपका अजंता में है। गुफा 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि की चित्रकला अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में बनाया गया था। उसने राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उसके लंबे काले बाल मनोहरी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीत से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उसके दाहिने हाथ कुछ कुछ रुके हुए हैं तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंतर मिलता है? 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ऑप्शन है अजंता, एलोरा, कन्हेरी, कार्ले। तो इसका आंसर होगा आपका कन्हेरी। सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक पर्यटन स्थल है। यह गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हाशैल, कान्हागिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है और कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रहीं। गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है, जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है।
इस रूप की उपासना चीन, चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं 8वीं सदी में लोकप्रिय थी। 14वां प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। ऑप्शन है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। तो इसका आंसर होगा आपका विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से? नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। नालंदा बिहार में आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। विक्रमशिला बिहार में आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यह मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 15वां प्रश्न है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन लाया गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? ऑप्शन है असंग, अशुघेश, वसुमित्र, नागार्जुन। इसका आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके पहले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन थे त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि संघ, सत्य अहिंसा करुणा। तो इसका आंसर होगा आपका बुद्ध धम्म संघ। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरी वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।